नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यूनिट 1 में एक चैप्टर है, एक अध्याय है जिसका नाम है कला शिक्षा से कला समय की शिक्षा की ओर अवधारणात्मक समझ। इसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। इस टॉपिक का ये भाग 2 है, यानी कि दूसरा भाग है। आप सभी पहला भाग देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हमने पिछले वीडियो में एक शीर्षक दिया था, एक टॉपिक दिया था जिसका नाम है शिक्षा में कलाएं और कलाओं में शिक्षा तथा शिक्षा द्वारा सौंदर्यानुभूति की अवधारणा, यानी कि आप कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक सेंस थ्रू एजुकेशन। इसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसे जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका है शिक्षा में नृत्य कला, शिक्षा में चित्रकला, और तीसरा आपका है शिक्षा में संगीत कला, और चौथा है शिक्षा में नाट्य कला, जिसमें हम 2 के बारे में पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। हमने पिछले वीडियो में जाना था शिक्षा में नृत्य कला और शिक्षा में चित्रकला, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा में संगीत कला के बारे में। शिक्षा में संगीत कला एवं शिक्षा में नाट्य कला, इन 2 के बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं, आज के क्लास में बात करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, आप हेडिंग देंगे नंबर 3 में आप लिखना है। आप सभी को 2 का नोट्स तो आपने पहले वीडियो से बना लिया था, और इस आज के वीडियो से आप तीसरा और चौथा जो था, यानी कि शिक्षा में संगीत कला और शिक्षा में नाट्य कला, इन दोनों का नोट्स जो है आप इस वीडियो से तैयार करेंगे। तो आप नंबर 3 में लिखेंगे शिक्षा में संगीत कला। इसमें आपको लिखना है कि वर्तमान समय में विद्यालयों में संगीत शिक्षण को भी पूर्ण महत्व प्रदान किया जा रहा है। यानी जो वर्तमान का समय है, जो वर्तमान का परिदृश्य है, इस परिदृश्य में संगीत कला को पूर्ण महत्व प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि संगीत शिक्षण के द्वारा ही बालकों को विभिन्न प्रकार की कविताओं, गीत, लोकगीत एवं भजन इत्यादि का गायन सिखाया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब आप विद्यालय जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर मॉर्निंग प्रेयर कराया जाता है, यानी कि सुबह का प्रार्थना को कराया जाता है। तो प्रार्थना कौन बच्चे करते हैं? उन बच्चों से कराया जाता है जिनको संगीत का ज्ञान हो, जिन्हें हारमोनिया बजाने का ज्ञान हो, जिन्हें तबला बजाने का ज्ञान हो, जिन्हें ढोलक बजाने का ज्ञान हो, या फिर वैसे छात्र जो बेहतर तरीके से भजन का गायन कर सके, बेहतर तरीके से एक लोकगीत को गा सके, वैसे छात्रों से क्या किया जाता है, मॉर्निंग में सुबह में प्रार्थना कराया जाता है। उसके बाद ही आपकी क्लासेस संचालित होती है, उसके बाद ही आपका वर्ग संचालन होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सुबह का जो प्रार्थना सत्र होता है, प्रार्थना सभा होता है, उसमें विभिन्न गीतों का, विभिन्न भजनों का हम गायन करते हैं। इसके अलावा आपके जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उस सभी कार्यक्रम में हम देशभक्ति गीत, ईश्वर भक्ति गीत, इन सब का भी गायन करते हैं। तो ये कब संभव है, जब हम शिक्षा में संगीत कला को शामिल करेंगे, म्यूजिक को शामिल करेंगे, तो क्या होगा, इससे बच्चे बेहतर तरीके से अपनी कला की प्रस्तुति दे सकते हैं और इसमें रुचि रख सकते हैं। और इसी प्रकार यदि हम बाल सभा की बात करें, तो बाल सभा में भी इस प्रकार की संगीतात्मक प्रस्तुतियाँ की झलक हमें स्पष्ट रूप से विद्यालयों में दृष्टिगोचर होती है, यानी कि हमें दिखाई देती है। संगीत कला में शिक्षण के मूल में जो है समाहित उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूपों में भी स्पष्ट कर सकते हैं। यानी क्या करेंगे, इसे भी हम पार्टीशन में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बाकी 2 का पढ़ा था, आप 3 में क्या करेंगे, आप ए लिखेंगे। इसको भी हम एक एक करके पार्टीशन में बांट कर समझेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और परीक्षा में भी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो आप क्या करेंगे, ए में आप लिखेंगे संगीत के प्रमुख पक्ष। संगीत के प्रमुख पक्ष कौन कौन थे? गायन एवं वादन। गायन एवं वादन के संदर्भ में छात्रों को पूर्ण जानकारी प्रदान करना, जिससे छात्र जो है
दोनों के समन्वय के द्वारा संगीत कला में पूर्णतः पारंगत बन सके तथा उचित प्रस्तुतिकरण कर सके। गायन एवं वादन से आप समझते होंगे, गायन यानी कि गाना, वादन यानी कि संगीत, जो आपके गायन के साथ जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे हम लोग वादन कहते हैं। तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए, आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि यदि दोनों के बीच आप समन्वय नहीं करते हैं, सामंजस्य नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आप एक बेहतर प्रस्तुति नहीं दे सकते हैं। तो गायन एवं वादन में दोनों के बीच समन्वय करके यानी कि कंपोजिशन करके, बेहतर तालमेल करके आप एक बेहतर प्रस्तुति कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे बी में, यानी कि सेकंड आपको लिखना है, सेकंड लिख रहे हैं, छात्रों को एकल एवं सामूहिक गायन के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्रदान करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सोलो डांस, ग्रुप डांस, उसी तरह से आपका ये क्या होता है, संगीत में भी होता है, सोलो सॉन्ग होता है और ग्रुप सॉन्ग होता है, जिसके द्वारा भी आप अपनी प्रस्तुति को दे सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है 3 नंबर में, यानी कि सी में आप लिखेंगे, विद्यालय में आयोजित होने वाले संगीतात्मक कार्यक्रमों में छात्र खुलकर अपनी सहभागिता का प्रदर्शन कर सकते हैं तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में भी वो सहयोग कर सकते हैं। जैसा आप सभी जानते होंगे, विद्यालय में जो भी कार्यक्रम तय किए जाते हैं, जो भी संगीतात्मक कार्यक्रम होते हैं, यदि आप संगीत कला को अपने पाठ्यक्रम के साथ, सिलेबस के साथ मिलकर बताएंगे, तो जितने भी कार्यक्रम होंगे उन सभी में क्या करेंगे, बच्चे अपनी बेहतर प्रस्तुति कर सकते हैं और अपनी कला का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे चौथे नंबर में, 4 में आपको लिखना है, 4 में हम डी करेंगे, यहाँ पर सी लिखे हम डी करेंगे, यहाँ पर डी यानी कि चौथे नंबर में डी में आपको लिखना है, छात्रों को संगीत कला के माध्यम से धार्मिक भजनों, लोकगीतों एवं सरगम का जो है हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे छात्र अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण कर सके तथा संगीत की विद्याओं का उचित प्रस्तुतिकरण भी उनके द्वारा किया जा सके। आप सभी जानते होंगे, जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति रही है उसमें संगीत कला का बहुत ही अहम योगदान रहा है। जब हम संगीत को अपने पाठ्यक्रम के साथ जोड़ेंगे, उसे शिक्षा में शामिल करेंगे, तो जिससे क्या होगा, बच्चे अपनी प्रस्तुति बेहतर तरीके से कर सकते हैं और साथ ही साथ भारत की जो सभ्यता एवं संस्कृति है उसके बारे में भी वो जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे आप ई में, यानी कि 5वें नंबर में आपको लिखना है, ई सेक्शन आप लिखेंगे, संगीत कला के विभिन्न उपकरणों का छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, जिससे वे उन यंत्रों का प्रयोग संगीत कला के प्रस्तुतिकरण में उचित रूप से कर सके तथा एक संगीतज्ञ की कुशलताओं से भी वो संपन्न हो सके। हमें क्या करना है, 5वें में यानी कि ई सेक्शन में लिखना है, जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्रों के बारे में भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वो गायन का काम तो कर सके, गायन के साथ साथ वो एक बेहतर वादन की भी प्रस्तुति दे सके। इसके बाद आप लिखेंगे एफ सेक्शन में, एफ में आपको लिखना है, छात्रों को विभिन्न संगीतज्ञों के जीवन परिचय तथा संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान का हमें ज्ञान कराना है ताकि वो उनके अनुकरणीय प्रक्रिया के द्वारा छात्र संगीत के क्षेत्र में भी कुशलता प्राप्त कर सके। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आपके जो पाठ्यक्रम है F11, इसमें आपको समकालीन कलाकार यानी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रीय कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, फोक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यानी कि क्षेत्रीय लोक कलाकार के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी संगीतज्ञ हैं, जो भी संगीत के क्षेत्र में अपना जीवन योगदान दिए, संगीत के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किए, उनके जीवन परिचय को भी आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं ताकि वो यदि आगे चल कर के संगीत के क्षेत्र में कोई वो कार्य करना चाहें तो उसे बेहतर तरीके से वो संपन्न कर सकें। तीसरा आपका हो गया, चौथे में आपका लिखेंगे, जो इसका 4 सेक्शन था, चौथा में आपको हेडिंग देना है शिक्षा में नाट्य कला, यानी कि एजुकेशन में आप बोल सकते हैं ड्रामा। ड्रामा का क्या योगदान है शिक्षा में, इसके बारे में हम जानेंगे आपके 4 में, यूनिट 4 में। 4 आपको लिखना है शिक्षा में नाट्य कला।
इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं विद्यालय में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की दृष्टि से तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की दृष्टि से नाट्य कला का शिक्षण किया जाता है, यानी कि नाट्य कला का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। स्वाभाविक रूप से बालकों में जो है नाटक देखने एवं नाटकों में सहभागिता प्रदर्शित करने की रुचि पाई जाती है। आप सभी जानते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नाटक देखने की और नाटक करने की जो है बहुत ही ज़्यादा सहभागिता होती है, बहुत ज़्यादा रुचि पाई जाती है। इस रुचि के आधार पर ही मनोरंजन करने एवं उनकी विविध प्रकार की कलात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए उन्हें नाट्य कला का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हम क्या करते हैं, ड्रामा का प्रदर्शन, आप क्या कर सकते, ड्रामा को उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं। ड्रामा का प्रशिक्षण कैसे देंगे हम, क्योंकि वो क्या है, उनका एक रुचिकर विषय है, उनमें उनकी रुचि होती है, वो बेहतर ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। जब हम ड्रामा का उनका प्रशिक्षण देंगे, ड्रामा को जो है शिक्षा में नाट्य कला को समाहित करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। ड्रामा को तो सीखेंगे ही, और ड्रामा के साथ साथ जो उनका अपना विषय है उस विषय को भी वो बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है, आप सभी ने भी सुना होगा, जब हम नाट्य कला पढ़ रहे थे आपके DLED F11 में, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, टेल मी एंड आई विल फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ पर कहते हैं कि यदि आप मुझे कहते हैं टेल मी, यानी आप मुझे कुछ बताते हैं तो उसे हम भूल सकते हैं, यानी कि भूल जाएंगे। टीच मी, यदि आप मुझे पढ़ाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, याद रखते हैं, वो मुझे याद रहता है। लेकिन आगे वो कहते हैं इन्वॉल्व मी, यदि आप मुझे इन्वॉल्व कर लेते हैं, यदि आप मुझे शामिल कर लेते हैं तो क्या होता है, एंड आई लर्न, यानी कि हम सीखते हैं। तो ड्रामा में क्या होता है, हम प्रतिभागियों को शामिल करते हैं, उन्हें उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं। जब वो शामिल होते हैं तो क्या करते हैं, वो सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो नाटक कला को जो है, ड्रामा को जो है एजुकेशन में हम शामिल करेंगे, एजुकेशन में इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बच्चे इसे लर्न करेंगे, उसे सीखेंगे। आगे आपको लिखना है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में नाट्य कला शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं, निम्नलिखित रूप में भी समझ सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ए में लिखना है। ए में आप लिखेंगे, यानी कि 1 में लिखेंगे, नाट्य कला के माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में प्रचलित प्रमुख प्रकार के नाटकों की विधाओं से परिचित कराया जा सकता है। यानी कि भारत में जितने भी नाटक प्रसिद्ध हैं, पॉपुलर हैं, जैसा कि नाटक में मैंने आपको बताया सोलो ड्रामा होता है, ग्रुप ड्रामा होता है। सोलो ड्रामा यानी कि जिसमें एक कलाकार के द्वारा पूरे नाटक की प्रस्तुतिकरण दी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं सोलो नाटक। ग्रुप नाटक यानी समूह नाटक में क्या होता है, इसमें एक ग्रुप के द्वारा पूरे नाटक की प्रस्तुतिकरण दी जाती है। जब हम नाटक कला के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे तो सब चीज़ें के बारे में उन्हें बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में नाटक का क्या इतिहास रहा है, कैसे सब चीज़ों को पहले हम नाटक के द्वारा करते थे। नाटक के द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता था, नाटक के द्वारा हम लोगों को जागरूक करते थे, समाज में एक जागरूकता का भी कार्य लाते थे। आज भी आप सभी जानते होंगे नुक्कड़ नाटक की जो प्रस्तुतिकरण होती है, जिसमें लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। चलिए उसके बाद आप लिखेंगे बी सेक्शन में, यानी कि दूसरे में आपको लिखना है, छात्रों को नाटकों के माध्यम से सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान कराया जाता है, जिसे छात्र अपनी प्राचीन परंपराओं तथा सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही आपको, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो भी वर्तमान में समस्याएं हैं, जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है, इसके बारे में उन्हें जागरूक किया जाता है, इसके बारे में उन्हें मोटिवेट किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो भी राजनीतिक
अव्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है, ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में भी बच्चों को आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद आप तीसरे में लिखेंगे, यानी कि सी में आपको लिखना है। सी में आप लिखेंगे नाट्य कला के शिक्षण से बालकों में हाव भाव, प्रदर्शन एवं अंग संचालन की योग्यता का विकास होता है, जिससे वे सामाजिक नाट्य कला संबंधी कार्यक्रमों में सहभागिता कर सकते हैं, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाटक कला में होता क्या है, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का मैंने एक कोटेशन में बताया, इसमें हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। और जब आप नाटक कला में शामिल होंगे तो आपको बोलने का विकास होगा, कैसे आप अपने डायलॉग को बोलेंगे, कैसे आप अंग संचालन करेंगे, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा होगा, इन सब के बारे में भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है नाटक कला के माध्यम से। इसके बाद आपको लिखना है चौथे नंबर में, यानी कि आप डी में लिखेंगे। डी में लिखना है कि छात्रों में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों के विकास हेतु भी नाट्य कला का शिक्षण किया जाता है। नाट्य कला से क्या होता है, जो भी आपके सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुण हैं, उन सभी गुणों का भी नाट्य कला के माध्यम से विकास होता है। जब बच्चे नाटक करते हैं तो उस समय के गुण, उस समय का जो भूमिका होती है उसका निर्वहन करते हैं, और उसके माध्यम से एक सामाजिक व्यवस्था का भी उनमें विकास होता है, उनमें बढ़ोतरी होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, यदि बच्चे किसी नाटक का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, मान लीजिए कि बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, आप सभी भी जानते होंगे, राजा हरिश्चंद्र। तो यदि बच्चों के द्वारा राजा हरिश्चंद्र की प्रस्तुतिकरण दी जाती है तो बच्चे ये समझते हैं कि कैसे एक राजा ने अपने सत्य की बात कहने, अपनी वाणी के लिए जो वचन दे देते हैं, तो वचन को निभाने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने पर तैयार हो जाते हैं। तो वो राजा की करुणा, वो राजा का सत्य, अहिंसा के बारे में भी बच्चे जान पाते हैं और समझ पाते हैं। इसके बाद लिखेंगे आप पांचवें में, यानी कि ई में आपको लिखना है। ई में आप लिख सकते हैं 5वें नंबर में, विभिन्न प्रकार के बलोपयोगी नाटकों से बालकों को उन क्रियाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है जो बालकों के शैक्षिक जीवन से संबंधित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो नाटक में यदि कोई बालक पात्र के रूप में समय से विद्यालय जाता है, समय से पढ़ता है तथा शिक्षकों के आदेश का पालन करता है, तो अन्य छात्र क्या करेंगे, इसका अनुकरण करते हैं। मान लीजिए कि नाटक में आप किसी बालक को ऐसे प्रतिभागी के रूप में प्रस्तुत किए जो कि समय से विद्यालय जाता है, शिक्षकों के द्वारा दिए गए होमवर्क को पूरा करता है, तो जो बालक इस किरदार को निभाएगा कहीं ना कहीं उसके जीवन में भी वो व्यवहार आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं जो रियल लाइफ होता है और जो रियल लाइफ होता है, तो जो रियल लाइफ में वो चीज़ें का प्रदर्शन करेगा, कहीं ना कहीं उसके रियल लाइफ में भी सब चीज़ें जो है घटित होने लगेगी, उसका वो विश्लेषण करेगा, उसके बारे में वो जानने का प्रयास करेगा और वो सोचेगा यदि वो लड़का जो है जिसका किरदार हमने अदा किया है, जिसका किरदार मैंने निभाया है, वो समय से विद्यालय जाता है, समय से अपना कार्य संपन्न करता है, तो क्या है वो सफल हो गया, हो पाया। तो यदि वो कार्य हम भी करें तो हम सफल क्यों नहीं हो सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको लिखना है 6ठे नंबर में, यानी कि आप ई में लिखेंगे, छात्रों को नाट्य कला के माध्यम से एकाभिनव तथा विशेष परिस्थिति में मुखानुभव का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा नाटक के माध्यम से जो है प्रमुख तत्वों से भी उन्हें परिचित कराया जाता है। यहाँ पर दो शब्द की बात है। पहला आपका शब्द है एकाभिनव तथा विशेष परिस्थिति में मुकाभिनय। मुकाभिनय क्या होता है और एकाभिनय क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है हम नाटक कला के माध्यम से समझ सकते हैं। जब नाटक कला करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमें कब अपना किरदार कैसे निभाना है, कब हमें एकाभिनय होना है, कब हमें मुकाभिनय होना है, कब हमें शांत रहना है, कब हमें बोलना है। इस सब के बारे में भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, क्योंकि नाटक कला में आप एक किरदार का प्रदर्शन करते हैं। आप भी क्या है, आप भी यहाँ पर एक नाटक ही तो कर रहे हैं, आप भी अपना किरदार निभा रहे हैं। तो जो किरदार आप अपने रियल लाइफ में निभाते हैं, अभी निभा रहे हैं, यही किरदार तो आप एक नाटक कला में भी निभाते हैं, नाटक में भी हम निभाते हैं। तो हम यह देख पा रहे हैं कि यदि शिक्षा में हम नाटक को सम्मिलित करें, नाटक को
सम्मिलित कर नाटक को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, सब चीज़ें वो बेहतर तरीके से बनाना सीख जाते हैं। तो आज के क्लास में हमने जाना DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 के तहत हम बात कर रहे थे। आज का हमारा आपका टॉपिक था, आज का हमारा शीर्षक था कला शिक्षा से कला समेकित शिक्षा की ओर अवधारणात्मक समझ। इसके अंतर्गत हमने जाना शिक्षा में कलाएं और कलाओं में शिक्षा तथा शिक्षा द्वारा सौंदर्यानुभूति की अवधारणा के बारे में। तो चूँकि ये लंबा वीडियो था, लंबा टॉपिक है आपका, इसलिए हमने इसका निर्माण 2 भाग में किया था और ये आपका दूसरा वीडियो था। इसी के अंतर्गत एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है कलाओं में शिक्षा, यानी कि एजुकेशन इन आर्ट्स। तो कलाओं में शिक्षा, एजुकेशन इन आर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।